मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया वर्ष 2022-23 का बजट। फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, कीटनाशक और पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन के इस्तेमाल को मंजूरी। केंद्रीय बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी प्रतिक्रिया। कहा, 100 साल की भयंकर आपदा के बीच ये बजट विकास का नया विश्वास लेकर आया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी बजट का किया स्वागत। कोविड दिशा निर्देशों के तहत प्रदेश भर में 10वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थानों में कक्षाएं हुई शुरू। और देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की पुण्यतिथि पर करनाल में आयोजित हुआ कार्यक्रम। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने कल्पना चावला को दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था का तेजी से सुदृढ़ होना और पटरी पर आना हमारे देश की मजबूत आघात सहन क्षमता को दर्शाता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अर्थव्यवस्था की विकास दर 9.2% रहने का अनुमान है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म आर्थिक स्तर समग्र कल्याण पर जोर देते हुए आर्थिक विकास में सहायता करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था और फिटनेस, प्रौद्योगिकी समर्थित विकास, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना को बढ़ावा देना है। Health ecosystem will be rolled out. It will consist of digital registries of health providers and health facilities, unique health identity, consent framework and universal access to health facilities. The pandemic has accentuated mental health problems in people of all ages. To better the access to quality mental health counseling and care services, a national tele-mental health program will be launched. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार वर्ष 2014 से नागरिकों, विशेष रूप से गरीबों को सशक्त बनाने पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि इन उपायों में उन कार्यक्रमों को शामिल किया गया है जिनसे लोगों को घर, बिजली, रसोई गैस और पेयजल मिला है। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम गतिशक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता में वृद्धि, उदीयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन और निवेश का वित्त पोषण सरकार की प्राथमिकताएं हैं। 2014 Our government's focus has been on empowerment of citizens, especially the poor and the marginalized. Measures have included programs that have provided housing, electricity, cooking gas, and access to water. We also have programs for ensuring financial inclusion and direct benefit transfers. We are committed to strengthening the abilities of the poor to tap all opportunities. Our government constantly strives to provide the necessary ecosystem for the middle classes. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2022-2023 पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 100 साल की भयंकर आपदा के बीच ये बजट विकास का नया विश्वास लेकर आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सभी वर्गों के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। उन्होंने कहा कि ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। ये बजट 100 साल की विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है ग्रीन जॉब्स का। ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट में गरीब का कल्याण करने के लिए मूल आवश्यकताएं देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट से देश का स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा, कृषि, व्यापार, पर्यटन और भी सुदृढ़ होगा। बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो,
उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही जीवन के हर क्षेत्र में आधुनिकता आए, टेक्नोलॉजी आए, जैसे किसान ड्रोन हो, वंदे भारत ट्रेन हो, डिजिटल करेंसी हो, इनका लाभ हमारे युवा, हमारे मध्यम वर्ग, गरीब, दलित, पिछड़े, ये सभी वर्गों को मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये बजट पेश हुआ है। इस सत्र में किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदने व एमएसपी के जरिए किसानों के खाते में 2.37 लाख करोड़ रुपए भेजने के फैसले से प्रदेश के लाखों किसान लाभान्वित होंगे। केंद्र सरकार द्वारा आज वर्ष 2022-23 के लिए घोषित किए गए बजट को लेकर किसानों में काफी उत्साह नजर आया। भिवानी जिले के किसानों ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि बजट के अनुसार अब केंद्र सरकार वर्ष 2022-23 में देश के 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन धान और गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। किसानों को डिजिटली हाईटेक बनाने और कृषि कार्यों के लिए ड्रोन का उपयोग करने जैसे फैसलों से कृषि के क्षेत्र में काफी सुधार होगा। बजट में केंद्रीय मंत्री ने 163 लाख किसानों की जो अब अगले साल है 2022-23 में 1208 MT मीट्रिक टन धान वगैरह की खरीदारी करेगी। इससे किसानों के खाते में सीधी अनाज की जो कीमत होगी वो जाएगी। इससे किसानों को फायदा। जीरो बजट खेती का बजट तैयार किया है जिससे किसानों को फायदा होगा। इसके साथ ही जो जैविक खेती है उसके ऊपर भी फोकस किया है ताकि जो हानिकारक चीज़ें हैं वो खेती में ना आए। नई तकनीक को भी कृषि के साथ सरकार जोड़ने के लिए जा रही है। जैसे ड्रोन से खेती के ऊपर निगरानी रखेंगी। इससे तकनीक अगर कृषि के साथ जुड़ेगी तो अच्छी पैदावार के लिए फायदेमंद रहेगी। स्थानीय निवासियों ने भी केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए कहा कि इस बजट से न केवल किसानों बल्कि सभी लोगों को भी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई कल्याणकारी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस केंद्रीय बजट से सभी वर्ग के लोगों और उद्योगों को सीधा लाभ मिलेगा। आगे डिजिटल वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं तो ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा भी बढ़ेगी आगे समय के साथ। तो ऐसे में यार ये नए चैनल शुरू हो रहे हैं जो और आज बजट में अनाउंस करा है वित्त मंत्री जी ने, इसका निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। एक ऐतिहासिक बजट है और इस बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है। इसमें शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया गया है। तो हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और केंद्रीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के 80 लाख घरों बनाने के लिए है ना 48,000 करोड़ रुपये है ना खर्च करने के लिए है ना बहुत अच्छा है ना। कोरोना महामारी के चलते लंबे अंतराल के बाद आज प्रदेश भर में 10वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यालय खुल गए हैं। विद्यालय खोलने से पहले भवनों को पूर्णतः सैनिटाइज किया गया और विद्यालय में प्रदेश के समय सरकार द्वारा जारी कोरोना नियमों का सावधानीपूर्वक पालन किया गया। जींद के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य शशि नैन ने बताया कि अभिभावकों द्वारा दिए गए सहमति प्रमाण पत्र के साथ ही छात्राओं को विद्यालय में प्रवेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रवेश के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए छात्राओं के तापमान की जांच करने के बाद उनके हाथ सैनिटाइज किए गए। वहीं प्राध्यापिका सुमन सहारण ने बताया कि कोरोना रोधी टीकाकरण लगवाने वाले विद्यार्थियों को ही विद्यालय में प्रवेश दिया गया है। इस सरकार के द्वारा फैसला बहुत अच्छा लिया गया है और हमने सभी स्टाफ मेंबर्स को आदेश दे दिए हैं कि कोविड के तहत ही बच्चों को परमिशन दें और जिन बच्चों को वैक्सीन लगी है उन्हीं बच्चों को परमिशन दी गई है। और इसके लिए सरकार के द्वारा एक अपना प्रपत्र दिया गया था जिसमें ये बच्चों के लिए अनुमति मांगी गई थी पेरेंट्स से। जिन पेरेंट्स ने अनुमति दी है उन्हीं को ही दिया है। केवल 3 ही क्लासेस के लिए स्कूल ओपन किए गए हैं। 10वीं 11वीं और 12वीं 3 कक्षाओं के विद्यार्थी स्कूल में आएंगे और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की जितनी अनुपालनाएं हैं उनका हम पूरा ध्यान रखेंगे। कोविड-19 की जो SOP हमारे पास आई है जैसे कि हैंड सैनिटाइज करने हैं, मास्क लगाना है बच्चों को।
छात्राओं ने बताया कि विद्यालय में आने से वो सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई कर पाएंगी। लंबे समय के पश्चात विद्यालय खुलने से छात्राओं ने खुशी जताई। सर हमारी पढ़ाई में और ज़्यादा सुधार हुआ है, क्योंकि सब बोर्ड की क्लास ऑनलाइन हमारा अच्छे से काम नहीं हो पाता था। नेटवर्क की प्रॉब्लम भी हो जाती थी कई बार, और जैसे अब तो स्कूल में तो हम टीचर से ऐसे पूछ भी सकते हैं। घर पे तो पढ़ाई भी सही से नहीं हो पाती थी, डिस्टर्ब भी होते थे पढ़ाई करते वक्त। स्कूल में कोई डिस्टर्ब नहीं होते, मैम से पूछ भी सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई होती थी तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आती थी, और काफ़ी एक फ़ोन होता है घर में, इतने सारे पढ़ने वाले तो अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती थी। इसलिए कुछ नहीं समझ में आता तो स्कूल में हम टीचर से पूछ सकते हैं उसी टाइम, ताकि हमें उसी टाइम समझ में आ जाए। इसलिए हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है स्कूल खुलने के बाद। ये सरकार का निर्णय बहुत ही अच्छा है। स्कूल खुलने से हमारे अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है इस स्कूल खुलने से, क्योंकि टीचर हमारी हेल्प कर सकते हैं स्टडी में। ऑनलाइन स्टडी होती है उसके अंदर हमें इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षण संस्थान खोले जाने के निर्णय के चलते कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय आज पूर्ण रूप से खोल दिया गया। विश्वविद्यालय में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ऑफलाइन कक्षाएं आज फिर से शुरू हो गई हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि केवल कोरोना रोधी टीके की खुराक लेने वाले विद्यार्थियों को ही कक्षाओं में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। दिशा निर्देश है सरकार की तरफ से, उसको देखते हुए हमने आज से यानी कि 1 फरवरी से ही विश्वविद्यालय को पूर्ण रूप से खोलने का निश्चय कर लिया गया। उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। मेरे जितने भी विद्यार्थी विश्वविद्यालय में आ रहे हैं उन सबसे भी हमारा आग्रह है कि उनका वैक्सीनेशन कंप्लीट होना चाहिए। सर्टिफिकेट अपना वो अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर रखें, ताकि जब भी कोई चेकिंग होती है तो उसको दिखा भी पाएँ। वहीं विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय खोलने के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि ऑनलाइन कक्षाएं लगाने से उनकी पढ़ाई व्यवस्थित और सुचारू रूप से नहीं हो पा रही थी। उन्होंने कहा कि अब वो विश्वविद्यालय आकर नियमित रूप से पढ़ाई कर पाएंगे। बहुत दिनों से हमारी यूनिवर्सिटी बंद थी, तो बहुत ऐसे हो रहा था कि भाई ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑफलाइन लगाने का मन था। आज से यूनिवर्सिटी खुली है तो बहुत सारे बच्चे हम अपने क्लासमेट से भी मिल पाए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब अगर हम ऑफलाइन पढ़ेंगे, अगर जैसे हम पहले पढ़ते थे, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। कोविड के दौरान बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। ऑनलाइन क्लास के दौरान वो ना तो अपनी क्लासेस प्रॉपरली लगा रहे थे, नेट की भी प्रॉब्लम होती थी बच्चों को। तो आज से हमारी यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है तो हमें बहुत सारी खुशी हो रही है। भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की पुण्यतिथि पर आज राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन करने वाली कल्पना चावला महिलाओं और युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगी। कल्पना चावला की 19वीं पुण्यतिथि पर आज उनके स्कूल करनाल के टैगोर बाल निकेतन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के स्टाफ और विद्यार्थियों ने उन्हें नमन किया। इस दौरान 10 बेटियों को कल्पना चावला अवार्ड से सम्मानित किया गया और उन्हें 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी गई। विद्यालय की प्रधानाचार्य ने कहा कि कार्यक्रम में स्कूल की छात्राओं के साथ साथ शहर के महिला जनप्रतिनिधियों ने भी कल्पना चावला को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। हर साल बच्चों को अवार्ड दिए जाते हैं, तो उसी में आज 25-25 हज़ार रुपये 10 दिए गए, 10 छात्राओं को अवार्ड दिया गया। और इस अवसर पर स्पेशल ये एक अलग से हटके प्रोग्राम इसलिए किया गया, हमने फील किया क्योंकि महिला पार्षद जो है वो बहुत कम आती हैं, और हमारा आइडिया था कि इस बार हम उनको इनवाइट करेंगे। वो अपने आप में एक अलग थी, और उसकी एक ही कहा था कि पहचान बनाना बच्चे के अपने हाथ में है। तो वो ही हम लोगों ने बच्चों को सिखा रहे हैं कि अपने आप में पहचान होना चाहिए, भीड़ में तो दुनिया घूमती। वहीं छात्राओं ने कहा कि सभी बेटियों को आगे बढ़ने के अवसर देने चाहिए ताकि वो भी कल्पना चावला की तरह देश का नाम रोशन कर सकें। ये उनकी 19वीं पुण्यतिथि के मौके पर हमारे स्कूल की 10 लड़कियों को नाम से सम्मानित किया गया है। इस उपलब्धि पे हम सब बहुत खुश हैं। पुण्यतिथि पर कल्पना चावला जी के उस पर श्रद्धांजलि दी गई है और सभी टॉप 10 लड़कियों को 25-25 हज़ार का चेक दिया गया है। और हम ऐसे ही, और इससे यह साबित होता है कि लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए और देश का नाम रोशन करना चाहिए। वर्ल्ड वेटलैंड डे का राष्ट्रीय कार्यक्रम कल सुल्तानपुर नेशनल पार्क में आयोजित किया जाएगा।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव शिरकत करेंगे। ये कार्यक्रम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अशोक कुमार चौबे विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। सुल्तानपुर नेशनल पार्क परिसर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री मनोहर लाल पौधारोपण भी करेंगे। वे वहां पर लगी प्रदर्शनी के साथ नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर का अवलोकन भी करेंगे। कार्यक्रम में भारत की वेटलैंड्स पर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एटलस भी जारी की जाएगी और पंचकुला में होने वाली ऑल इंडिया स्पोर्ट्स मीट का लोगो भी जारी किया जाएगा। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़े खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे YouTube चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया वर्ष 2022-23 का बजट। फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, कीटनाशक और पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन के इस्तेमाल को मंजूरी। केंद्रीय बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी प्रतिक्रिया। कहा, 100 साल की भयंकर आपदा के बीच ये बजट विकास का नया विश्वास लेकर आया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी बजट का किया स्वागत। कोविड दिशा निर्देशों के तहत प्रदेश भर में 10वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थानों में कक्षाएं हुई शुरू। और देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की पुण्यतिथि पर करनाल में आयोजित हुआ कार्यक्रम। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने कल्पना चावला को दी श्रद्धांजलि। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।